नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। यूपी में दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अजेंद्र राजन शुक्ल। सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी के विवादित पोस्टर की, जिसको लेकर आज बुधवार को भारतीय जनता पार्टी से लेकर बसपा ने मोर्चा खोल रखा है। दरअसल समाजवादी पार्टी की एक होर्डिंग वायरल हुई है, जिसमें एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। तस्वीर में आधा चेहरा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का और आधा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का दिखा। इस होर्डिंग के वायरल होने के बाद सियासत गर्मा गई। भारतीय जनता पार्टी ने बिना मौका छोड़े चौतरफा हमला शुरू कर दिया। योगी सरकार में डिप्टी सीएम से लेकर मंत्री, भाजपा के विधायक, सांसद और संगठन के तमाम पदाधिकारियों ने इसे अंबेडकर और दलित समाज की आस्था का अपमान बताया। यही नहीं, बीजेपी ने इसे लेकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान कर दिया। उधर इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती भी खफा दिखी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस तरह की राजनीति से बाज नहीं आए तो बीएसपी सड़क पर उतरकर मोर्चा संभालेगी। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल पूरी लड़ाई दलित वोट बैंक को लुभाने की है। यूपी में दलित वोट बैंक करीब 21% माना जाता है। जाहिर है ये वो संख्या है जो किसी भी दल के लिए सत्ता की चाबी बन सकता है। बसपा के कमजोर होने के साथ चुनाव दर चुनाव ये देखने को मिलता था कि दलित वोट बैंक बीजेपी की तरफ झुकता दिखा। भाजपा ने 2014 से ही गैर यादव और गैर जाटव जातियों को जोड़ने की बड़ी मुहिम कई दौर में चलाई और इसका फायदा उसे तमाम चुनावों में मिला भी। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद चीजें बदलनी शुरू हो गई। अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम की मुस्लिम और यादव गठजोड़ वाली पॉलिटिक्स से आगे बढ़े और उन्होंने पीडीए पॉलिटिक्स शुरू की। इसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को जोड़ना था। 2019 में बसपा से गठबंधन कर अखिलेश भले ही लोकसभा चुनाव में नुकसान में रहे थे, लेकिन मायावती ने जैसे ही यह गठबंधन तोड़ा, अखिलेश यादव के साथ सहानुभूति जुड़ती चली गई। उन्होंने मायावती के खिलाफ कोई बयान भी नहीं दिया, लेकिन बसपा को नुकसान पहुंचाने में वो पीछे नहीं रहे। अखिलेश यादव ने इस दौरान बसपा के कई बड़े नामों को अपने साथ जोड़ा। यही नहीं, उन्होंने दलित पॉलिटिक्स करने वाले कई थिंक टैंक को भी अपने साथ लिया, जो पर्दे के पीछे से मुख्य भूमिका निभाते थे। इसका असर ये हुआ कि 2017 में जो समाजवादी पार्टी महज 47 सीट ही जीत सकी थी, वो 2022 में 110 के आंकड़े तक पहुंच गई। इसमें भी करीब 60 से 70 सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी ने बेहद करीबी मुकाबले में किसी तरह से जीत दर्ज की थी। यानी अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स चल निकली थी। बीजेपी ने सरकार तो बना ली थी, लेकिन यूपी की राजनीति में एहसास हो गया था कि स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। पहली बार दलित आबादी में सपा के नेताओं का असर देखने को मिल रहा था। फिर 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें अपनी जीती और कांग्रेस को 6 सीटें जितवाकर यह साफ कर दिया कि यूपी की दलित राजनीति में अब बसपा और भाजपा के बाद समाजवादी पार्टी भी एक बड़ी प्लेयर बन गई है। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर क्षत्रियों की करणी सेना ने आक्रामक विरोध किया है। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी सुमन की तरफ से मोर्चा संभाल लिया है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि 1 मई को पूरे प्रदेश में रामजी लाल सुमन पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। इस ऐलान से साफ हो गया है कि अखिलेश यादव अब आक्रामक ढंग से अपनी पीडीए पॉलिटिक्स आगे बढ़ाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने यह ऐलान किया ही था कि अचानक उसकी लोहिया वाहिनी का बैनर सामने आ गया। इसमें डॉक्टर अंबेडकर और अखिलेश यादव को एक ही रूप में पेश किया गया। अब बीजेपी ने बिना देर किए मौका लपक लिया है और चौतरफा हमला बोल दिया है। बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री असीम अरुण, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल, राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल, बीजेपी विधायक मीनाक्षी सिंह और प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल समेत कई नेताओं ने इसकी घोर निंदा की है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कृत्य को बेहद शर्मनाक बताया है। यही नहीं, सपा के 1 मई के प्रदर्शन से पहले आज 30 मई को ही बीजेपी ने पूरे प्रदेश में अंबेडकर प्रतिमाओं पर जाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया।
दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट कर इस मामले में अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खासकर सपा व कांग्रेस को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना बीएसपी इनके विरुद्ध सड़कों पर ही उतर सकती है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। नोएडा में सचिन मीणा और सीमा हैदर की प्रेम कहानी जिन दिनों सुर्खियां बनी थी, एक और महिला की उस दौरान जमकर चर्चा हुई थी। मिथिलेश भाटी नाम की ये महिला ग्रेटर नोएडा में रहती है। उनका लप्पू सा सचिन वाला बयान काफी वायरल हुआ था। अब मिथिलेश फिर से सीमा हैदर पर फायर है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सीमा हैदर और पाकिस्तान पर निशाना साधा है। मिथिलेश भाटी ने कहा, सीमा हैदर पाकिस्तान का कचरा है, उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। भारत में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में मिथिलेश भाटी ने कहा, सीमा हैदर पर भरोसा करना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वह पाकिस्तान की बेटी है। वह हर छोटी बड़ी बात पर वीडियो तो बनाती है, लेकिन पहलगाम में हुए इतने बड़े हमले पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इधर लखनऊ में पहलगाम आतंकी हमले के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर माद्री काकोटी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की जो वायरल हो गई। लखनऊ पुलिस ने इस मामले में माद्री के खिलाफ राजद्रोह और वैमनस्य पैदा करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। यही नहीं, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने माद्री काकोटी को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। अब ये मामला और तूल पकड़ता दिख रहा है। माद्री को लखनऊ यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर अजय कुमार आर्य का साथ मिल गया है। भूविज्ञान विभाग में प्रोफेसर आर्य ने इस मामले में विरोध जताते हुए एलयू एथलेटिक्स एसोसिएशन के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में प्रोफेसर आर्य ने माद्री काकोटी को मिले नोटिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संकट के समय में समाज का मार्गदर्शन करने के लिए एक शिक्षक के कर्तव्य के लिए एक झटका बताया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को स्वतंत्र विचार और अकादमिक स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। एफआईआर में असहमति को राजद्रोह के रूप में लेबल करना न केवल अनुचित है बल्कि खतरनाक भी है। एलयू के फैसले ने शिक्षकों और छात्रों के एक बड़े वर्ग में नाराजगी पैदा कर दी है। खबर रामनगरी अयोध्या से है। यहाँ बुधवार सुबह अलग ही नजारा देखने को मिला। दरअसल हनुमानगढ़ी के महंत प्रेमदास रामलला के दर्शन के लिए पहली बार मंदिर से बाहर निकले। बुधवार सुबह 7 बजे वह हाथी, घोड़े, ऊंट और भक्तों के साथ रथ पर सवार होकर निकले। हनुमानगढ़ी से यात्रा शुरू होकर सरयू तट की ओर गई। यहाँ सरयू नदी में स्नान के बाद महंत प्रेमदास राम मंदिर पहुंचे और रामलला को 56 भोग का अर्पण किया। आपको बता दें, अयोध्या के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी और करीब 30 सालों से मंदिर की सीमा से बाहर नहीं गए थे। महंत को अयोध्या का रक्षक माना जाता है और उनका मंदिर में रहना जरूरी माना जाता है। लेकिन आज अक्षय तृतीया के मौके पर उन्होंने इस पुरानी परंपरा को तोड़ दिया। दरअसल हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत का मंदिर से बाहर न जाना एक पुरानी परंपरा का हिस्सा है। यह परंपरा 18वीं शताब्दी में मंदिर की स्थापना के साथ शुरू हुई थी। उस समय गद्दी नशीन महंत को अदालत में भी पेश होने की अनुमति नहीं थी। मान्यता है कि जब भगवान राम पृथ्वी से गए तो उन्होंने हनुमान जी को अपना राज्य सौंप दिया था, इसलिए हनुमान जी अयोध्या के रक्षक बन गए। हनुमानगढ़ी के महंत को हनुमान जी का ही प्रतिनिधि माना जाता है, लिहाजा उनका मंदिर में रहना अब जरूरी था। महंत का असली काम भगवान राम और हनुमान जी की गैर मौजूदगी में शहर की रक्षा करना है। यह नियम हनुमानगढ़ी के संविधान में लिखा गया है, जो करीब 300 साल से भी पुराना है। बता दें, हनुमानगढ़ी के लिए जमीन 1855 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने दान की थी। महंत प्रेमदास बताते हैं कि उन्हें कई दिनों से सपने में भगवान हनुमान दिखाई दे रहे थे। हनुमान जी ने उन्हें राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन करने का आदेश दिया था। इसे भगवान का आदेश मानते हुए प्रेमदास ने निर्वाड़ी अखाड़े की 400 सदस्यीय पंचायत से अनुमति मांगी। पंचायत की बैठक 21 अप्रैल को हुई और सभी ने यात्रा को मंजूरी दे दी।